नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन भी एस्पिरेंट का EMRS 2023 का एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट टाइम पे इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करके जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में आप बहुत बेहतर करके आएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम में आपको किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास करूँगा। तो इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा ये जितने भी मॉक के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और ये डॉक्स एंड ई बुक्स वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको जितने भी मॉक अभी तक मैंने आपको कराए हैं उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं, इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनकी भी PDF मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। उसके अलावा अगर आप कहेंगे इंपॉर्टेंट सिनोनियम और एंटोनियम तो उनकी भी PDF हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक जल की हौदी को एक नल से 30 मिनट में भरा जा सकता है और एक अन्य नल से उसे 60 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, यदि दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखे जाते हैं और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है तो उस हौदी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि जब हमने इसे बंद कर दिया 5 मिनट के बाद तो उसके बाद उसको कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें सिर्फ पता होनी चाहिए, एक आपका टोटल वर्क और दूसरा कैपेसिटी। अगर आपको दो चीज़ें पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो मान लेते हैं पहला जो नल है वो A है, वो किसी हौद को भरता है 30 मिनट में। ठीक है, दूसरा जो नल है मान लेते हैं वो B है, वो हौद को भरता है 60 मिनट में। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। तो ये जो है वो 1 मिनट में कितने लड्डू बनाता है, 2 लड्डू बनाता है। ये कितने बनाता है, 1 बनाता है। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं तो अगर एक साथ खुलते हैं तो ये 1 मिनट में कितने लड्डू बनाते हैं, 3 लड्डू। तो 5 मिनट में कितने लड्डू बना दिए होंगे, 15 लड्डू। बचे कितने लड्डू बनाने के लिए, अगर हम 15 माइनस कर दें बचे 45 लड्डू। तो अगर हमने पहले नल को बंद कर दिया तो पहले नल को अगर बंद कर दिया तो दूसरा नल ही चल रहा है और वो 1 मिनट में 1 लड्डू बनाता है। तो 45 लड्डू बनाने में उसे कितना समय लगेगा, 45 मिनट लगेंगे। यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि A और B किसी कार्य को 12 दिनों में, B और C 15 दिनों में, C और A 20 दिनों में कर सकते हैं। A अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, A और B जो है वो किसी कार्य को कितने समय में करते हैं, 12 दिनों में। B और C जो है वो उसी कार्य को कितने समय में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। C और A उस कार्य को कितने समय में करते हैं, 20 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 12, 15, 20। यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा। तो A और B कितने लड्डू बनाएंगे, 12 को 60 से डिवाइड करो तो 12 पंचे 60, यानी कि ये 5 लड्डू बनाते हैं। 15 चक्कू 60 और ये 20 तियां 60। तो अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे A प्लस B होगा, B प्लस C होगा, C प्लस A होगा, तो जब इन्हें जोड़ोगे तो 2A 2B और 2C होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2A प्लस B प्लस C जो लड्डू बनाते हैं वो कितने बनाते हैं, 5, 4, 9, 3, 12। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। यानी कि A प्लस B प्लस C मिलके जो लड्डू बनाते हैं वो एक दिन में कितने बनाते हैं, 6 बनाते हैं। इसे हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि 5, 4, 9, 3, 12 लड्डू बने जो कि 2A प्लस B प्लस C के बराबर होंगे। तो A प्लस B प्लस C के लड्डू कितने होंगे, 6। अब देखो अगर हमें A से काम करवाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि A एक दिन में लड्डू कितने बनाता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी, क्योंकि टोटल वर्क तो हमारे पास है। तो A की कैपेसिटी निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, जब A प्लस B प्लस C की अगर हमें पता है कि ये 6 लड्डू बनाते हैं तो अगर यहाँ पे हमें किसी जुगाड़ से पता चल जाए B प्लस C की कैपेसिटी कितनी है तो हम उसे माइनस कर देंगे तो A की कैपेसिटी आ जाएगी। तो B प्लस C एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं, 4। इसका मतलब है 4 इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि A जो है वो एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 2। तो 60 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 60/2, दैट मीन कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। तो B वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है A से पूछ लिया जाए, B से पूछ लिया जाए, C से पूछ लिया जाए, किसी से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी। अब ऐसा नहीं एग्जाम में करना है कि बिल्कुल आपको डिक्टो पूरा सॉल्व करना है। आप इस चीज़ को जो है मौखिक कर सकते हो। ठीक है, आप मौखिक भी कर सकते हो कि 60 इसका एलसीएम हो गया, 5, 4, 9, 3, 12 यानी कि 6 लड्डू हुए।
और a प्लस, अगर इसमें से हम b प्लस e के लड्डू माइनस कर देंगे यानी कि 2 लड्डू हुए, तो 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2:1 और 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे हुए 2 समान गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली किया जाता है। तो तीसरे गिलास में अल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा? जब देखो दोनों को मिलाओगे तो अल्कोहल से अल्कोहल मिल जाएगा और आपका पानी से पानी मिल जाएगा। तो पहले वाले में जो अनुपात है वो कितना है? 2:1 है, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना है? 2 और 1 3। तो यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई? 2/3 और पानी की मात्रा कितनी हो गई? 1/3। ऐसे यहाँ पे टोटल मिक्सचर आपका कितना है? 3 2 5। 5 में अल्कोहल कितना है आपका? 3/5 और पानी कितना है? 2/5। जब इनको मिलाओगे तो अल्कोहल से अल्कोहल मिल जाएगा, पानी से पानी मिल जाएगा, यानी कि अल्कोहल कितना है? 2/3 और इसका वाला अल्कोहल कितना? 3/5 और यहाँ पे पानी कितना है? 1/3 और यहाँ पे पानी कितना है? 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 दूना 10 और 3 तिया 9, 10 और 9 कितना हुआ? 19 और नीचे कितना आएगा? 15। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 और 3 दूना 6, 6 5 कितना हुआ? 11/15। 15 से 15 कैंसिल हो गया, यानी कि अनुपात कितना जाएगा? 19:11। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 8 आदमी एक गड्ढा 20 दिन में खोद सकते हैं यदि एक आदमी एक लड़के से आधा काम अधिक करता है, तो 4 आदमी और 9 लड़के उसी गड्ढे को कितने समय में खोद पाएंगे? देखो पूरे टाइम एंड वर्क में 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, टोटल वर्क और कैपेसिटी, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो कैपेसिटी के लिए हमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि यदि एक आदमी एक लड़के से आधा काम अधिक करता है, इसका मतलब है कि आदमी यानी कि मैन और लड़का बॉय की कैपेसिटी का अनुपात कितना हो गया? देखो लड़का अगर 2 लड्डू बनाता है तो आदमी उससे आधा अधिक बनाता है, इसका आधा मतलब 1, यानी कि 1 अधिक बनाएगा, यानी कि ये 3 लड्डू बनाता है। यानी कि आदमी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है और लड़का जो है वो एक दिन में कितने लड्डू बनाता है? 2 लड्डू बनाता है। यानी कि हमें इनकी कैपेसिटी पता चल गई। तो अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि 8 आदमी एक गड्ढा जो है वो 20 दिन में खोदते हैं, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 8 आदमी है। एक आदमी लड्डू कितने बनाता है? 3, तो 8 × 3 × 20, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ये किससे करवाना है? 4 आदमी और 9 लड़कों से। तो 4 आदमी कितने लड्डू बनाएंगे? 4 तियाँ 12 लड्डू ये हो गए, और 9 लड़के कितने बनाएंगे? 9 × 2, 9 दूनी 18, तो 12 और 18 कितना हुआ? 20, 12 और 18 कितना हुआ? 30, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना जाएगा? 8 दूनी 16। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक फोटोग्राफर एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 20% का लाभ कमाने के लिए कैमरे पर क्या मूल्य अंकित किया जाए जिसकी लागत उसे 600 रुपये आए? यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है? एमआरपी पूछ रहा है कि एमआरपी कितना होना चाहिए, और आपको क्या दिया है? सीपी दिया है। लागत जो है यानी कि सीपी जो है वो 600 दिया है। तो हमेशा याद रखो कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट या लॉस दिया है तो वहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो सीपी और एमआरपी का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लासेस में। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाके देखिए। जो डिस्काउंट है वो सीपी पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 10 का डिस्काउंट यानी कि सीपी कितना हो गया? 90, और जो प्रॉफिट या लॉस है वो एमआरपी पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 20% का फायदा, यानी कि एमआरपी कितना हो गया? 120। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 0 से 0 काट सकते हैं, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, यानी कि सीपी और एमआरपी का जो रेशियो है वो 3:4 है। अब यहाँ पे सीपी की वैल्यू 3 की वैल्यू जो है वो 600 दी है, यानी कि 1 की वैल्यू 200 के बराबर, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 200, दैट मीन कितनी आ जाएगी? 800, यानी कि एमआरपी कितना होना चाहिए? 800। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल जो है वो 80 वर्ष से 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो 4 वर्ष पहले अनुपात इतना था, तो वर्तमान में अनुपात क्या होगा? वर्तमान में पिता कितने का हो गया? 2:4 का, और जो पुत्र है वो कितना हो गया आपका? 1:4, क्योंकि 4 साल पूर्व है तो वर्तमान में आने के लिए 4 साल जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि जो पिता है वो 2:4 का हो गया, और जो
पुत्र है वो 1:+4 का हो गया। अब वर्तमान में इनका योगफल दिया, यानी कि इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3 रेशियो प्लस 4 4 कितना हुआ 8, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 80। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 घटाएंगे यानी कि 72, तो 3 से काटेंगे तो कितना हुआ 24, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब पिता की वर्तमान एज आपको बतानी है, तो वर्तमान एज कितनी है 2:+4, तो 2 रेशियो यानी कि 2:+4 का मतलब 2 × 24, 1 रेशियो की वैल्यू 24 है प्लस 4, तो 24 दूनी 48, 4 कितना हुआ आपका 52। ठीक है, अगर 4 साल पहले पूछा होता एज क्या होगी तो अनुपात ये था, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 25 छात्रों की एक कक्षा में 10 छात्रों के औसत अंक 80 थे और शेष के औसत अंक जो थे वो 60 थे, तो ओवरऑल आपको एवरेज बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो ये क्वेश्चन आप एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। ठीक है, 10 जो छात्र हैं उनका जो एवरेज है वो कितना दिया है 80, टोटल 25 हैं तो बचे कितने 15, तो 15 जो छात्र हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है 60। तो यहाँ पे अनुपात कितना है 5 दूना 10, 5 तिया 15। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अनुपात ऊपर होगा वही अनुपात नीचे होगा, यानी कि यहाँ पर भी जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा। अब एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि इसका सम इनके डिफरेंस के बराबर होता है, तो 2 और 3 कितना हुआ 5 की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर होगी, यानी कि 1 की वैल्यू 4 के बराबर। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, और यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी आ गई 4 तिया 12। अब चाहे आप छोटी वाली वैल्यू से निकाल लो तो जोड़ के निकाल दो, और बड़ी वाली वैल्यू से निकाल लो तो घटा के निकाल दो, यानी कि ओवरऑल इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 68 आएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके मैं कई कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। देखो, एक तो इसे आप एलिगेशन के मेथड से कर सकते हो, और दूसरा मैं और आपको एडवांस तरीका बताऊंगा जिससे आप विदिन सेकेंड इसे मौखिक सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है, एक शहर की आबादी जो है वो 50,000 है, यदि पुरुष 5% बढ़ जाएं और महिलाएं जो हैं वो 10% बढ़ जाएं, आबादी जो है वो कितनी हो जाती है 53,500 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या होगी। देखो, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से भी आप इसे लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, पुरुष जो है वो कितने बढ़ते हैं 5% की दर से बढ़ते हैं, महिलाएं जो हैं वो कितने परसेंट की दर से बढ़ती हैं 10%। टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, देखो 50,000 से 53,500 हो रहा है, यानी कि 3500 की वृद्धि हुई। 3500 की वृद्धि किसमें हुई 50,000 में, तो 100 में कितनी होगी, यानी कि ओवरऑल हमें यहाँ से वृद्धि पता चल जाएगी 5 × 35, यानी कि ओवरऑल जो इसमें वृद्धि हुई वो 7% की हुई। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए और ओवरऑल वैल्यू पता होनी चाहिए, तो जो जिसमें से घटे उसमें से इसे घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 2, यानी कि पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो कितना है 3:2, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी 5 की वैल्यू कितनी दी है 50,000 के बराबर। दैट मीन 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर आई 10,000 के बराबर। तो यहाँ पे पुरुष अगर पूछे जाएंगे तो कितने हो गए 30,000, महिलाएं कितनी हो गई 20,000। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट ये है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं इससे भी अच्छा आपको तरीका बताता हूँ, जब भी जहाँ पे एलिगेशन लगेगा वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आपका काम करेगा, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप इजीली मौखिक इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, यहाँ पे क्या है कि जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं उनमें 5% की वृद्धि होती है, ध्यान से समझना, पुरुष जो है वो उनमें 5% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है। हम मान लेते हैं महिलाओं में भी अगर 5% की वृद्धि हुई होती, तो इसका मतलब है 5 और 5 यानी कि टोटल में 5% की वृद्धि हुई होती। 5% अगर वृद्धि होती तो 50,000 में 1% की वैल्यू 500 के बराबर, तो 5% का मतलब 2500 की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन हो कितने की रही है 3500 की, यानी कि ये जो 1000 एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि महिलाओं में जो वृद्धि है वो 5% ज़्यादा की हो रही है, यानी कि महिलाओं का जो 5% है वो कितने के बराबर है 1000 के बराबर है। तो 5 से काट देंगे, यानी कि महिलाओं का 1% कितना हुआ 200 के बराबर, तो महिलाओं का 100% कितना हो गया 2 जीरो चिपका दो, यानी कि 20,000 के बराबर। तो अगर महिलाएं 20,000 हो गई तो पुरुष कितने हो गए 30,000। तो सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक साइकिल सवार कोई यात्रा 7 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 12 किलोमीटर पर आवर
की चाल से चलता है, शेष आधी दूरी 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल चलता है, साइकिल सवार द्वारा चली गई कुल दूरी आपको बतानी है। देखो आधी दूरी तय कर रहा है तो ये भी एक फिक्स डिस्टेंस है भाई, आधी तय कर रहा है, चौथाई तय कर रहा है या 1/5 तय कर रहा है, लेकिन तय जो कर रहा है वो फिक्स डिस्टेंस कर रहा है। तो अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो चाल और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमें आपको पता होगा कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है उसमें हमें पता है कि अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल अगर बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, चाल अगर घटाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम जो लगता है वो कितना लगता है 7 घंटे। जो आधी दूरी है वो 12 की चाल से तय करता है, शेष आधी दूरी 9 की चाल से तय करता है। तो चाल का अनुपात कितना हुआ, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी कि चाल का अगर अनुपात 4 और 3 है तो टाइम का अनुपात 3 और 4 होगा। टोटल टाइम कितना लगता है यहाँ पे 7 रेशियो, क्वेश्चन में कितना लग रहा है 7 घंटा, यानी कि 1 की वैल्यू 1 घंटे के बराबर, यानी कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है 3 घंटे और यहाँ पे कितने लगते हैं 4 घंटे। अब आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस बराबर क्या होगा चाल इंटू समय। तो यहाँ पे टोटल कवर कितनी की गई दूरी, क्योंकि आधी आधी दूरी है तो दूरी बराबर ही आएगी। तो 12 तिया कितना हुआ 36 किलोमीटर यहाँ पे चला और 9 चौक 36 किलोमीटर यहाँ पे चला। टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी, तो 36 + 36 कितना हुआ 72, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 6 किलोमीटर पर घंटे की 6 किलोमीटर पर आवर पर गाड़ी से उल्टी दिशा में, यानी कि उल्टी दिशा का मतलब विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को पार करने में 3 सही 3/5 सेकेंड लेती है। गाड़ी की गति क्या होगी। देखो आपको पता होगा ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है, ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है उनमें एक चीज़ होती है कि जो आपकी लंबाइयाँ हैं वो जुड़ती हैं, लेकिन लंबाई उस चीज़ की नहीं जुड़ती है, उस ऑब्जेक्ट की नहीं जुड़ती है जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में ना के बराबर हो। जैसे कि आपका आदमी हो गया, ठीक है, या कोई पत्थर है, तो वो उसकी लंबाई जो है वो ट्रेन की कंपेयर में ना के बराबर होती है। तो वहाँ पे जो दूरी कवर की जाती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तय की जाती है। अब आपको पता होना चाहिए समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। तो समय कितना लगता है 5 तिया 15 3 18/5 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी, यानी कि 100 मीटर। चाल जो है वो कितनी है, विपरीत दिशा में चाल जो होती हैं वो जुड़ती हैं। तो मान लेते हैं ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है और जो आदमी है उसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। अब ये टोटल चाल है, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 100 बराबर कितना हुआ x + 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 94, जो कि किस में आएगी किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की चाल आपको बतानी थी, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो है 2050 रुपये, और उतनी ही धनराशि पर उतनी ही दर पर 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 3000 है। तो धनराशि क्या होगी। अगर किसी तरीके से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो कि धनराशि क्या होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है 1 साल का जो ब्याज है वो होता है रेट, ठीक है। तो उसके लिए हमें हिंट दिया। देखो जो साधारण ब्याज है 3 साल का वो अगर 3000 है, इसका मतलब है हर साल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, हर साल बराबर ब्याज मिलता है, यानी कि हर साल जो ब्याज मिलता है वो 1-1 हज़ार रुपये मिलता होगा। अब धनराशि वही है। अब आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है पहले साल बराबर होता है, दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर देखोगे तो पहले साल 1000 ही मिला होगा, क्योंकि उसी धनराशि पर उसी दर पर है। तो इसका मतलब है कि पहले साल तो ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे साल ये 1000 तो 1000 रहा होगा, कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है 50 रुपये मिल रहा है, तभी तो ये 2050 हो रहा है। इसका मतलब है यही ब्याज पे ब्याज है और यहीं से रेट निकल के आएगी, यानी कि ये जो 50 रुपये है ये 1000 पे ब्याज मिला, तो ये 1000 का जितना % होगा वही आपकी ब्याज की दर होगी, यानी कि ब्याज की दर कितनी है 5%। तो पहले साल 5% ही ब्याज मिला होगा, यानी कि मूलधन का 5% की जो वैल्यू है वो 1000 के बराबर है। तो इसका मतलब है 1% की जो वैल्यू है वो 200 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू 20 और चिपका दो, यानी कि
20,000 के बराबर होगी। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हैं तो मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बता दूंगा जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दिया हुआ है कि मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूं और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से सवारी में आने में कितना समय लगेगा? देखो यहाँ पे दोनों ओर सवारी से अगर दिया होता तो दोनों ओर पैदल से पूछता, दोनों तरफ पैदल से दिया है तो दोनों तरफ सवारी से पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक तरफ सवारी से जाता है एक तरफ पैदल चलता है तो टाइम कितना लगता है? 37 मिनट लगता है। क्लियर? दोनों तरफ पैदल चलता है तो टाइम कितना लगता है? जाहिर सी बात ज़्यादा लगेगा, तो टाइम कितना लगता है? 55 मिनट। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ सवारी से जाने की वजह से ये कितना समय बचा लेता है। इसका डिफरेंस 15 में से 7 गया तो कितना बचा? 8, 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1, यानी कि ये 18 मिनट अपना बचाता है अगर एक तरफ सवारी से चलता है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर सवारी से जाएगा तो 18 मिनट और बचा लेगा, यानी कि 18 मिनट इसमें से माइनस कर दो, यानी कि दोनों तरफ अगर ये सवारी से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? 37 में से 18 जाएगा, यानी कि 19 मिनट लगेंगे। ठीक है, हो सकता है आप इस अप्रोच से ना समझ पाएँ। अब जैसे यहाँ पे पैदल के कॉन्सेप्ट में भी निकाल सकते थे कि भाई एक तरफ अगर दोनों तरफ पैदल निकालना होता तो देखते भाई पैदल जाने से कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो दोनों तरफ पैदल जाने से इसमें टाइम हम वो ऐड कर देते। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको ये तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या निकालना है? s प्लस एस की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो s प्लस पी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 37 मिनट दी है। दोनों तरफ पैदल जाने से जो टाइम लगता है वो कितना लगता है आपका? 55 मिनट लगता है। 55 मिनट लगता है। ठीक है, यानी कि 2p की वैल्यू दी है आपको। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें दोनों तरफ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2s प्लस 2p और 37 दूना कितना हुआ? 74। अब 2p की वैल्यू 55 दी है, यानी कि 2s का मतलब s प्लस s दोनों तरफ सवारी से 74 माइनस कितना हो जाएगा? 55, घटा दो इसमें से कितना आएगा? 19। तो आप इस तरीके से इक्वेशन बना के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में k/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटे में कितने किलोवाट बिजली खपत होगी? देखो भाई, टी घंटे में जो खपत होती है वो कितनी होती है? k/5 एक मशीन के द्वारा। तो 1 घंटे में कितनी खपत होगी भाई? k/5t। 10 घंटे में एक मशीन द्वारा कितनी खपत होगी? तो k/5t इंटू 10। ठीक है, तो इस तरीके की अगर 3 मशीनें हैं तो 3 मशीनों से खपत कितनी होगी? 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3k इंटू 10/5t। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा यहाँ पे, तो 3 दूना 6, यानी कि 6k/t हो जाएगा। तो 6k/t यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस संख्या से ये संख्या विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम 4 की पावर 61 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या? यहाँ पे 4 की पावर 0, दूसरे वाले में 4 की पावर 1, तीसरे वाले में 4 की पावर 2 और यहाँ पे 4 की पावर 3। ठीक है, तो अंदर जो टर्म है उसी से ये विभाज्य पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 चक्कू कितना हुआ? 16, और 4 चक्कू 16 चक्कू कितना हुआ? 64, 64 और 16 80, 4 84 और 1 85। तो 85 से कौन सी संख्या 85 को काटती है? 17 ही 85 को काटता है, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि ए, बी और सी में 3000 रुपये इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि ए को बी और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 1/3 हिस्सा मिलता है और बी को ए और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 2/3 हिस्सा मिलता है। तो सी का हिस्सा क्या होगा? देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये रेशियो का क्वेश्चन है। टोटल जो पैसा इनके बीच में बंटना है वो 3000 रुपये बंटना है। ए और बी प्लस सी का जो अनुपात है वो कितना है आपका? 1/3, यानी कि 3 और 1 टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 के बराबर है। टोटल जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है। ऐसे आपका b/a प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है? उसका जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है, यानी कि 2 और 3 5 के बराबर है टोटल वैल्यू।
टोटल वैल्यू तो बराबर होगी भाई, क्योंकि टोटल वैल्यू 3000 है, इसका मतलब टोटल जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 20। 20 बनाने के लिए इसे 5 से गुणा करेंगे, इसे 4 से गुणा करेंगे, यानी कि ये कितना हो गया आपका 5 और ये कितना हो गया आपका 15। ऐसे ही ये कितना हो गया आपका 8 और ये कितना हो गया आपका 12। तो हमें अब वैल्यू पता चल गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए बी सी की वैल्यू अगर निकालें, इसका अनुपात निकालें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसे यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब देखो टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 20। तो 5 8 कितना हुआ 8 5 13, तो बच्ची कितनी 7। अब हमें रेशियो पता चल गया। तो 8 7 15 5 20 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 3000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी आपकी 150 के बराबर होगी। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 15 7 कितना होता है 105, यानी कि 1050 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है। यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या होगा। देखो आप पॉजिटिव से भी आंसर निकाल सकते हो और निगेटिव से भी निकाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, कल भी मैंने आपको ये तरीका बताया था। देखो टोटल लड़के जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स, और यहाँ पे कितना है टोटल बॉयज़ कितने हैं 2, गर्ल्स कितनी है 3, और टोटल कितना हो गया 5। अब क्या कह रहा है कि 25% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो हम ये निकाल लेते हैं टोटल कितने परसेंट को मिलती है, तो हम 100 में से घटा के बता देंगे कि कितने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो एक तरीका ये है। तो यहाँ पे 25 दूनी कितना हो गया आपका 50%, 30 तियाँ कितना हो गया 90 बराबर 5x। तो 9 5 कितना हुआ 14, 140 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 28% ऐसे हैं टोटल ओवरऑल जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो कितने को नहीं मिलती है 100 में से 28 घटाओ, यानी कि 72% ऐसे हैं जिनको नहीं मिलती है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि ओवरऑल आप नहीं मिलते से भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि 25% को मिलती है, इसका मतलब है 75% को नहीं मिलती है। 30% को मिलती है, इसका मतलब 70% को नहीं मिलती है। तो ओवरऑल कितने को नहीं मिलती वो आप निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके हैं निकालने के। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक चोर दोपहर 1:30 पर एक कार चुराता है और उसे 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता 2 बजे चलता है और कार का मालिक दूसरी कार में 50 किलोमीटर पर आवर की गति से मतलब उसका पीछा करता है। वह चोर कितने बजे पकड़ जाएगा। देखो 1:30 बजे चोर मतलब कार लेके भागता है और 2 बजे चोरी का पता चलता है। इसका मतलब चोर को कितना समय मिल गया चलने का, आधा घंटा। तो आधा घंटा में उसने कितनी दूरी कवर कर ली होगी, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, यानी कि 1 घंटे में 40 की दूरी तय करता है। तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। ठीक है, तो बस आपको ये हिंट दिया था निकालने के लिए कि इनकी डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो चोर यहाँ पे पहुँचा और पुलिस वाला या जो मालिक है वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया उसने। इसकी चाल है 40, इसकी चाल है 50। कितना समय लगेगा, रिलेटिव स्पीड से इस दूरी को कवर कर जितने टाइम में कर लेंगे उतना ही टाइम इन्हें पकड़ने में लगेगा। तो अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, घटा के। दूरी कितनी कवर करनी है 20, रिलेटिव जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 10, यानी कि टाइम कितना लगेगा 2 घंटे। तो 2 बजे पता चला, यानी कि 2 घंटे के बाद 4 बजे जो है वो चोर जो है वो पकड़ जाएगा आपका। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखो इस तरीके के 2 क्वेश्चन पूछे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। एक तो अंश और हर का डिफरेंस बराबर है, तो करने का तरीका क्या होता है कि जिसकी अंश बड़ी होगी वो भिन्न बड़ा होगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं है तो उसको बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है 3 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का और यहाँ पे भी 1 का। तो 3 का डिफरेंस बनाने के लिए इसका एलसीएम कितना हो गया 3। तो 3 से इधर भी गुणा करेंगे, इधर गुणा कर देंगे, इधर भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ 2, यहाँ पे 15 हुआ, यहाँ पे 33 हुआ, यहाँ पे 7 या 21 हुआ। तो सबसे बड़ा अंश किसका आ रहा, इसका रहा, यानी कि ये वाली जो भिन्न है वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये दिया होता 4/5 तो डायरेक्ट हम बता सकते थे कि इसका अंश बड़ा है तो ये भिन्न जो है वो बड़ी होगी, क्योंकि डिफरेंस अगर बराबर है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस बराबर कर लेंगे। इस तरीके के
दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक में डिफरेंस बराबर होगा, एक में डिफरेंस बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 4 बहनों की औसत जो आयु है वो 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु जो है वो 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी। ये एवरेज का क्वेश्चन है। मैं सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो 4 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है 7, माँ को भी अगर सम्मिलित किया जाता है तो लोग कितने हो गए 5, एवरेज कितना बढ़ जाता है 6 बढ़ जाता है, यानी कि 7 6 कितना हो गया 13। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे 6 की वृद्धि हुई, यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई 4 से 5 हो गया, यानी कि 1 की वृद्धि। तो माँ की एज क्या होगी, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, 13 13 1 13 हुआ और 6 चौक कितना हुआ 24, यानी कि माँ जो होंगी वो कितने साल की होंगी 37 साल की होंगी। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अगर पावर सबकी बराबर हो जाए तो आप बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 × 2, ऐसे 17 × 3 लिख सकते हैं, और ये 17 लिखा हुआ है तो 3 को इधर भेज दो। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 17 और फिर 2 की पावर 3 × 17 और ये 7 की पावर 17 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 3 कितना हो, 3 की पावर 2 का मतलब 9 की पावर 17 हो गया। ऐसे ये 8 की पावर 17 हो गया, ये 7 की पावर 17 हो गया। अब देखो सबकी पावर बराबर है तो इनमें कंपेरिजन कर सकते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि सबसे छोटा क्या होगा 7 की पावर 17, ये वाला सबसे छोटा होगा। फिर इससे बड़ा यहाँ पे देखो उल्टा दिया है, इस तरीके से साइन होगा, फिर ये वाला नंबर आएगा और फिर ये वाला नंबर आएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है तब सही होता है जब इस तरीके का साइन लगा होता है, क्योंकि ये बड़े का साइन होता है, ये इस तरफ बड़े का दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये गलती है, बड़ा इस तरीके से साइन लगेगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो मॉक की फॉर्म में आपको यहाँ पे अब हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें डॉक एंड ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेजेस हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे सिनोनिम एंटोनियम के लिए तो उसकी भी पीडीएफ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।